कमेटी जो भी है, संस्था है, जो भी है, पर मेरे को ये पता है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे लिए तो अब कोई गुरुजी ने शायद सेवा कोई शायद रखी नहीं है। आप लोग जो सेवा कर रहे हो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा आपके ग्रेटफुल हैं। तो ये सुरेश अंकल मेरे को टाइम टू टाइम सेवा देते रहते हैं और ये हमारा अहोभाग्य कहूँगी मैं, हमारा अच्छी किस्मत है कि हम गुरुजी के बारे में थोड़ा बहुत जो उन्होंने दिखाया, जो उन्होंने सिखाया, वो हम आज आपके सामने रखने जा रहे हैं, या कह लो रखते रहते हैं। जो गुरुजी बुलवाते हैं हम वही बोलते हैं। पर आज का थोड़ा सत्संग जो है, क्योंकि मैं अपनी जर्नी काफ़ी बार प्लेटफॉर्म पे शेयर कर चुकी हूँ, काफ़ी प्लेटफॉर्म पे पता है कि हम लोग 95 से गुरुजी के जुड़े, ऐसे ऐसे उन्होंने हमारी लाइफ को मॉनिटर किया, जो आज भी कर रहे हैं, हर किसी की लाइफ को कर रहे हैं। पर मेरे को बहुत बार बहुत संगत ने बोला, क्योंकि गुरुजी ने जो एक सेवा कुछ साल मेरे को बख्शी, कुछ साल मतलब काफ़ी टाइम होता है, कुछ साल उनका खाना बनाने की, उनका पर्सनल खाना बनाने की। संगत का तो वो करवाते ही थे, संगत का चाय बनवाना या संगत घर में रखना या संगत की सेवा, वो तो सबसे ऊंची सेवा होती है हमको जो गुरुजी ने सिखाया है। तो मैं आज आपको बेसिकली वही बताऊंगी कि जो गुरुजी का दिनचर्या रहता था खाने के बारे में। ये बात शुरू हुई जब वो गुरुजी चंडीगढ़ आ गए। चंडीगढ़ में जैसे मैंने कहा कि गुरुजी पंचकूला में आए। सबसे पहले पंचकूला में एक जनरल आहूजा आंटी के घर में रहे। वो जनरल आहूजा आंटी अब नहीं है, अंकल भी नहीं है, बहुत सीनियर आर्मी के थे, वो मेजर जनरल थे। आंटी भी मेजर जनरल ही थी, वो डॉक्टर थी और वो शायद इन्फेंट्री में या जैसे भी थे, जिसमें भी उनके घर में थे। और मैं थी चंडीगढ़ में अपने घर में सेक्टर 21 में, क्योंकि गुरुजी को हम ऑलरेडी जलंधर से मिल चुके थे। उनका मतलब काफ़ी गुरुजी थोड़ी बहुत छोटी मोटी सेवा जो कोई ना कोई देते रहते थे, वो तो था। चंडीगढ़ आके भी उन्होंने वो उस चीज़ को कंटिन्यू रखा। पर जो मेन चीज़ मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो है कि उन्होंने बोला कि तू मतलब चंडीगढ़ से खाना बना के पंचकूले लेके आया करो। मैं भी उनको लगता था कि वहाँ पे ऑलरेडी आंटी के घर में बहुत काम होता है, तो चलो थोड़ा सा बांट दिया जाए, लाइक कि चलो आंटी यहाँ से बना के ले आया करेगी। और उनको वैसे भी पता था कि मैं कोई ज़्यादा कोई वर्किंग नहीं थी, कुछ नहीं था, बच्चे भी ठीक ठीक बड़े हो गए थे, इतने छोटे नहीं थे, और घर में अपनी सब तरह की गुरुजी ने फैसिलिटीज़ दे रखी थी। मेयर तो गुरुजी की आज भी है, तब भी थी। तो उनको पता था कि आंटी शायद कर लेगी। तो उससे क्या, चलो मैं अब ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए आपको मैं थोड़ा बहुत बताऊंगी कि एक तो सवेरे 5 बजे छुट्टी होती थी गुरुजी के वहाँ से, पंचकूला से 4:30 4:30 छुट्टी होनी, 5 बजे घर पहुँचना। और अगर गर्मी के दिन है तो आप मान के चलो कि दूध वाले और स्कूल बसेस और मतलब लाइफ शुरू हो चुकी होती थी जब हम घर जाते थे। और 5 बजे घर जाते थे और दोबारा 9 बजे मेरे को गुरुजी ने कहा हुआ था 9 बजे सारा कुछ बना के तो तू 9 बजे पहुंचना है। और ऐसी गुरुजी की मेट थी, गाड़ी में चलाती थी खुद, क्योंकि कोई इतनी जल्दी कई बार ड्राइवर आता नहीं था। यूजुअली ड्राइवर्स का आने का टाइम 9 बजे होता था, तो 9 बजे तो मेरे को पहुंचना होता था। तो मैं गाड़ी भी फिर खुद ही चला के ले जाती थी कि गुरुजी का टाइम लेट नहीं होना चाहिए। गुरुजी टाइम के बहुत पाबंद हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि आज भी अगर गुरुजी की जैसे सत्संग ही होता है तो आप सबको पता है कि अगर गुरुजी की जोत 6 बजे जलनी है तो वो 6:05 भी नहीं होती। चाहे कोई आए, चाहे कोई बैठे ना बैठे, गुरुजी को हमने 6 बजे वेलकम कर देना है। सब जानते हैं इसके बारे में। तो उस टाइम भी गुरुजी का था कि पूरे 9 बजे तूने आना है। और 9 ही बजे पूरी गाड़ी मेरी गुरुजी के पंचकूला गेट के आगे जाके ब्रेक लगती थी। अब आगे की वो क्या बनवाते थे, क्या खाते थे, तो ज़्यादा कुछ गुरुजी खाते नहीं थे, पर कुछ कुछ चीज़ें जो उनको बहुत अच्छी लगती थी वो बोल देते थे कि कल ये बना के लाना, ये करना। तो उस चीज़ को तो हम डालते ही थे जो गुरुजी बोलते थे।
प्लस जो गुरुजी की रूटीन की चीज़ें, या हम कई बार अपने से भी ऐड ऑन कर देते थे कि कोई बाहर का फ्रूट है, कोई अच्छी सब्जी, कोई हमारे मन में जो गुरुजी डालते थे, चलो ये गुरुजी को अच्छा लगेगा, या में भी जो हमको अच्छा लगता तो हम सोचते थे चलो आज गुरुजी को भी थोड़ा टेस्ट कराते हैं। और गुरुजी भी ऐसे हमारे मतलब प्यार वाले कह लो, या वो भाव समझते थे कि चलो भाव से बना के लाई है, प्यार से बना के लाई है, तो चाहे एक चम्मच ज़रूर खाते थे। अब उनकी जो कुछ फेवरेट चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी खाने में। एक उनको मतलब जो भी था, कोई ना कोई संगत, जैसे कोई डॉक्टर्स आते थे, कुछ थे, मेरे को तो यही लगता है क्योंकि हमको पता नहीं लगता किसने क्या बात करी है। तो गुरुजी कहते थे स्प्राउटेड बना के लाना, जैसे ये स्प्राउट्स होते हैं साबुत मूंग के या साबुत मोट के जो स्प्राउट्स होते हैं, तो ही टू कॉल स्प्राउटेड, मतलब स्प्राउटेड सैलेड उनका मतलब होता था। तो उनको एक वो ज़रूर चाहिए होता था दिन में। तो वो फिर हम क्या करते थे, उसको फ्राई नहीं करते थे, थोड़ा हल्का स्टीम करके उसमें थोड़ा टमाटर डाल दिया, थोड़ा खीरा डाल दिया, थोड़ा टमाटर डाल दिया, नींबू डाल दिया, थोड़ा चाट मसाला डाल के इस तरह हम बना के ले जाते थे। सो दैट गुरुजी को लगता था कि चलो प्रोटीन भी मिल जाए, थोड़े सैलेड्स भी मिल जाए, विटामिन भी मिल जाए, और हमारे को एक तसल्ली होती थी कि गुरुजी ने कुछ अच्छा खा लिया है। फिर जो उनका दिन शुरू होता था बेसिकली वो चाय से होता था। चाय का कप गुरुजी 10 बजे 10:30 उठते थे, मैं 9 बजे होती थी, पूरा डब्बा एक टिफ़िन जाते थे 3-4 तरह के, उसमें एक में सैलेड्स होते थे जो हम जाके फ्रिज में रख देते थे, और कुछ दोपहर का लंच के लिए और कुछ रात का खाना सारा पैक होके जाता था, तो वो सवेरे ही बन जाता था। तो उसमें क्या था कि गुरुजी को साबुत मूंग की दाल बहुत पसंद थी रात के लिए, रात के खाने के लिए। तो साबुत मूंग की दाल और मोठ मिक्स करके हम लोग उनको उनके लिए लेके जाते थे। फिर बाद में उनको जो था सूप्स का हुआ कि मेरे डेली उनको सूप चाहिए होता था, और सूप भी उनके लिए हर मतलब वीक के एक डे में एक सूप बनता था, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन ये कई बार गुरुजी बोलते थे कि पालक का सूप बना के लाना। फिर कभी कहते थे मतलब दाल का सूप बना के लाना। तो ये सब चीज़ें मेरे से शुरू नहीं हुई। हमको गुरुजी के मामले में बड़ा ऑनेस्टली बोलना चाहिए। जब गुरुजी जलंधर में थे तो ये ड्यूटी थी प्रीति आंटी की। प्रीति आंटी अभी आज की डेट में गोवा में है, सब कोई जानते हैं। गुरुजी शाम को उनके घर सूप पीने जाते थे, और मैं भी जब चंडीगढ़ से जलंधर गई होती थी तो मेरे को भी ले जाते थे। फिर मैं इतना मतलब इनेमर्ड फील करती थी भी आंटी कितनी किस्मत वाली है, आंटी के घर गुरुजी सूप पीने जाती है। वो 10-15 संगत को ले जाना, और जब जब मैंने भी जाना तो मेरे को लगना क्या आंटी इतने अच्छे सूप बनाती है, कितना टेस्ट होता है, कितना ये वो। तो मेरे को नहीं पता था कि आगे जाके ये ड्यूटी मेरे को मिलने वाली है, ये सेवा गुरुजी की मेरे को मिलने वाली है। मैं भी गुरुजी मेरे मन किया समझ गए थे। तो फिर मैंने जब चंडीगढ़ आके ये मेरी ड्यूटी लगी तो मैं सारा वो रेसिपी प्रीति आंटी से पूछने लगी। मैंने कहा आप ये सूप कैसे बनाते थे, ये कैसे बनाते थे। तो एक उन्होंने मेरे को एक क्या होता है ना, एक ऐसा फंडा दिया कि जो हर सूप में डाल दो तो उसका टेस्ट बड़ा एलिवेट हो जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिर मैंने उससे पूछना, और जो गुरुजी ने बोलना वो सूप बना के ले जाना। सूप होता था रात के लिए, शाम को गुरुजी 6-6:30 बजे सूप पीते थे। तो हम शुरू करते थे जैसे 10 बजे 10:30 बजे गुरुजी ने चाय पी, थोड़ा बहुत कोई बिस्किट या कोई रस या ऐसे कुछ खाया। उसके बाद फिर हम मतलब जैसे फ्रूट्स का उनको होता था, फ्रूट्स पैक होके जाते थे गुरुजी के। फ्रूट्स भी आप अगर सोचो तो हमको तो तब पता नहीं था कि गुरुजी तो रब है, वो तो हमको घर बैठे भी देख रहे हैं कि हम फ्रूट काट रहे हैं तो उसमें कितना भाव है। या फ्रूट काट रहे हैं, मेरे को अभी तक याद है, कभी कभी आता है और मैं कोशिश करती हूँ कि कोई खास मेरा अपना है तो मैं उसके लिए ऐसा फ्रूट काटूं, पर शायद इतना अपना मेरा आज भी कोई नहीं है जितने गुरुजी हैं। तो हम क्या करते थे, जैसे पपीता का स्लाइस काटा तो उसका जो तीखा कोना होता था पॉइंटेड वाला, उसको काट के ना कोशिश करते थे स्क्वायर्स बने, मतलब स्क्वायर्स एक साइज के बने,
कि चाहे गुरुजी उसमें 4 पीस खाएं, कोई टेढ़ा मेढ़ा पीस उनके फोक के आगे ना लगे। सो ये हम कोशिश करते थे, और ये चीज़ें शायद गुरुजी देख रहे थे, और तभी उन्होंने काफ़ी सोच के ये सेवा दी कि आंटी अगर करेगी तो प्यार से करेगी। आज भी जो जो भी आंटी अंकल जो भी भाव से प्यार से कुछ भी करते हैं गुरुजी के लिए, जो भी बनाते हैं, गुरुजी उसको एक्सेप्ट करते हैं। वो इसीलिए करते, वो ये नहीं देखते कि ये चीज़ क्या है, ये कितनी एग्जॉटिक फ्रूट है, ये कितना महंगा है। ये उनको तो ये पता है कौन कितने भाव से बना रहा है, कौन कितने भाव से खिला रहा है। नॉट ओनली टू गुरुजी, टू संगत ऑल्सो। अब आप देखो 5 बजे मैं घर पहुंचती थी, सुबह 9 बजे सारा कुछ 4 घंटे में बना के लेके जाना होता था। उसमें 5-6 चीज़ें 7-8 चीज़ें तो होती थी। गुरु चाहे 3 खाएं 4 खाएं 2 खाएं, पर मेरे को होता था हर चीज़ होनी चाहिए, ताकि गुरुजी कुछ भी मांगे तो हम ये ना करें कि गुरुजी ये तो आज हम लाए नहीं, या कह लो गुरुजी करवा के रखते थे। उनको पता था कि मेरे को ना अच्छा नहीं लगेगा कि मैं गुरुजी को कोई चीज़ से बोलूँ, जी गुरुजी ये तो आज है नहीं। उनको, हालांकि उनको तो हमारे डब्बे बंद क्या, उनके हमारे अंदर बंद में भी पता होता था क्या चीज़ पड़ी है। फिर भी एक बार पूछते थे, आंटी क्या लेके आई है, और मैंने तो वही बोलना था जो मैं लेके आई हूँ, तो फिर हंसने लग जाते थे। तो हमको तब इतनी समझ नहीं थी कि इनको तो भैया फ्रिज के अंदर डब्बे बंद में भी पता है क्या पड़ा है। चलो वो तो बड़ी छोटी बात है। हम कमिंग बैक अगेन टू द गुरुजीज मेन्यू, जो आज का मेरा एक फोकस है कि मैं बताऊं। ये सत्संग में पहली बार शेयर कर रही हूँ। मैंने आज से पहले मेरे को लगता था क्या गुरुजी का खाना भी मैं बताऊं, फिर मेरे को अब लगता है कि नहीं, बहुत संगत पूछती है कि गुरुजी क्या खाते थे, कैसे करते थे, कैसे बनाते थे। तो चलो कोई बात नहीं, क्या पता गुरुजी की मर्जी है, कभी किसी का दिल करे कि आज वो चीज़ गुरुजी को भोग लगाएं। तो यहाँ गुरुजी कुछ लोगों को क्लैरिफिकेशन देना चाहते हो कि मेरे को जरूरी नहीं है कि चाय प्रसाद का ही भोग लगाओ। गुरुजी को नारियल पानी का बड़ा शौक था। कई बार हम लोग नारियल लेके जाते थे, फिर नारियल को थोड़ा बर्फ़ डाल के ठंडा करके पिलाना। गुरुजी को जामुन बड़े अच्छे लगते थे फ्रूट्स में। तो जामुन का ऐसे था, थोड़ा सा सीज़न होता है 2-3 महीने। तो मेरे को अभी तक याद है, जामुन ना उदयपुर में पहले आ जाते थे, दिल्ली में बाद में आते थे। मे बी वो उस साइड का कहीं साउथ के या कहाँ से आते थे, मेरे को आइडिया नहीं है। फिर हम क्या करते थे कि मैं उदयपुर जाती थी तो गुरुजी के लिए वहाँ से ना बॉक्सेस मिलते थे, छोटे छोटे बॉक्स होते थे गत्ते के, उसमें जामुन लेके ना, तो उसमें प्लेन के ऊपर रख के लेके आती थी ताकि ख़राब भी ना होए। सो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ज़्यादा कोई देखा जाए तो मीनिंग है भी नहीं। और मीनिंग ये था कि जो चीज़ गुरुजी को अच्छी लगती है वो कहीं से भी पैदा की जानी चाहिए। फिर उनको एप्पल हो गया, एप्पल एक बॉक्स में हो गया, एक में पपीता बड़े पर्टिकुलर थे कि उनको पपीता अच्छा लगता था। मे भी जैसे मेरे को तो यही लगता है कम से कम कि कोई लोग उनको, जैसे डॉक्टर्स वगैरह आते थे, वो भी अपनी डॉक्टरी तो झाड़ते ही थे सारे बैठ के कि गुरुजी आपको ना पपीता खाना चाहिए, गुरुजी आपको ना जामुन खाना चाहिए। गुरुजी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। गुरुजी की जितनी भी कुछ जो प्रॉब्लम थी, चाहे वो कहते जी वो डायबिटिक थे, वो ये था, गुरुजी को कुछ भी नहीं था। वो तो आपकी हमारी सबकी जो बीमारियां थे वो अपने ऊपर लेते थे, और उन्हीं चीज़ों को वो जो है वो हमको एक वर्ड यूज़ करूँगी, बम्बड़ भूसे में डाले रखते थे। पंजाबी का वर्ड है कि आप तो मेरे को ऐसे ही समझो कि मैं इंसान हूँ, तो आपकी तरह इंसान हूँ, ताकि आप लोगों को कभी मेरे साथ अनकंफर्टेबल ना लगे। इसी वजह से उन्होंने हमारे को, या पुरानी संगत या बहुत संगत को अपने साथ बिठाया, खिलाया, मजाक भी किए, हंसे खेले, घूमे फिरे, सैर करी, गोलगप्पे खाए, भुट्टे खाए। तो ये उनका इंसानी रूप था, इस वजह से कि वो कभी भी हमको अनकंफर्टेबल नहीं चाहते थे कि हम होएं। कभी कभी बीच में बोल भी देते थे, ऐसा नहीं था कि जिस दिन आपको पता लग जाएगा मैं कौन हूँ, तो ज़्यादा बोलते थे अमेरिका वालों के लिए। मेरे को कभी कभी याद आता है, बहुत चीज़ें याद आती हैं, जो जो याद आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ। कहते थे अगर वो अमेरिकनों को पता लग जाए ना मैं कौन हूँ, तो मेरे को उठा के ले जाएंगे। उनका मतलब ये था कि अगर उनको पता लग जाए कि साक्षात भगवान धरती पे आए हुए हैं, तो मेरे को उठा के ले जाएंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। मेरे को जो मैं मतलब सोच पाती थी कि यही शायद उनका मतलब था। खैर,
कमिंग बैक अगेन टू गुरुजी's मेन्यू कि उनके पेट फ्रूट्स थे कि एप्पल हो गया, पपीता हो गया, जामुन हो गए, फिर कभी कोई, तब इतने ब्लूबेरीज वगैरह इतने कॉमन नहीं थे, पर कभी हमको नज़र आ जाते थे तो हम ज़रूर ऐसे लेके भी जाते थे। एक और आंटी आती थी, अभी मेरे को याद आ रहा है बात करते करते, कि एक बिरला आंटी थी, बिरला आंटी थी जिनका पिलानी में इंस्टीट्यूट है, बिट्स, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। अब खाली फूड के ऊपर नहीं, गुरुजी मेरा मन भी इधर उधर भटका रहे हैं। तो मेरे को याद है मैं कई बार 10-11 बजे एम्पायर स्टेट में होती थी, तो वो आंटी ना एक इतनी सी बास्केट डेली फ्रूट्स की लेके आती थी, उसमें सारे एग्जॉटिक फ्रूट होते थे। मैं तो कट करके लेके जाती थी, नहीं आई थिंक सो मैं थोड़ा भटक गई हूँ। ये मैं बात कर रही थी पंचकूला की, वो आती थी दिल्ली एम्पायर स्टेट में। चलो उसको बाद में डिस्कस करेंगे या बाद में बताएंगे कि वो क्या, उसका क्या रहा ये सब चीज़ों में। पंचकूला में यही था कि एक फ्रूट्स की बास्केट, एक सैलेड्स की बास्केट और एक खाने का टिफ़िन, ये सारा कुछ गुरुजी का जाता था। उसमें गुरुजी को आलू बैंगन की सब्ज़ी बहुत पसंद थी। तो आज भी हम जब घरों में आलू बैंगन बनाते हैं या मंदिर में बनता है, एम्पायर स्टेट में बनता है, बड़े मंदिर में बनता है, तो आप मानोगे संगत जी सेम टेस्ट होता है, सेम टेस्ट जो हम उस टाइम गुरुजी के लिए बनाते थे। माइट भी ये सारी चीज़ें ना उन्होंने रेसिपीज एक फिक्स कर दी हैं। इवन चाय का जो टेस्ट है, चाय का टेस्ट जो है, वो मसाला जो है हम डालते हैं। काफ़ी संगत को मैं मतलब बनाना भी बताया है और बना के भी दे चुकी हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये भी शायद एक सेवा है। वो एक मसाला डालो तो सेम चाय आपको पूरे वर्ल्ड में सेम चाय मिलती है, क्योंकि उसका जो मसाला है वो सेम है। वो गुरुजी ने बताया था। अगर कुछ संगत को पता है तो ठीक है, अगर कोई संगत को नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। उसमें गुरुजी मोटी इलायची डालते थे, छोटी इलायची डालते थे, सौंफ डालते थे अंदाजे से। कोई ये नहीं है कि इतने ग्राम इतने, उनके तो हाथ ही ऐसे चलते थे। वो तो चाय भी कभी बनाते थे तो ऐसे मुट्ठी भर के चीनी, मुट्ठी भर के पत्ती और दूध का पतीला पूरा उडेल देते थे, और चाय ऐसे बन के आती थी जैसे मतलब हर चीज़ मिन के डाली हुई है। वो तो गुरुजी के हाथ थे, वो तो बात ही छोड़ो। अब मसाले में वो जब सौंफ डालते थे, मोटी इलायची, छोटी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी और थोड़ी सी दालचीनी और शायद एक आध दो काली मिर्च भी डाल देते थे। तो ये सारा चीज़ ना आज भी हम दालचीनी, हाँ, सारा कुछ पीस के ना एक मसाला बना के रखते हैं। आप अगर कभी, पता नहीं गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी पता नहीं, प्लीज़ मेरे को माफ़ करना अगर मैं कुछ गलत मतलब कुछ मिस्टेक कर रही हूँ या कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रही हूँ मेरे को, तो प्लीज़ गुरुजी को तो पता है मेरी इंटेंशन ऐसा नहीं है। तो ये सारा कुछ पीस के आप एक मसाला बना के रखो। गुरुजी की जब भी चाय प्रसाद बनता है ये मसाला डलता है, पूरी दिल्ली में डलता है, पूरे वर्ल्ड में जिसको भी पता है डलता है। वो चाय का फ्लेवर वही आता है जो गुरुजी के टाइम होता था। हर सत्संग में ये चाय आपको सेम मिलेगी जो, और उसका फंडा यही था गुरुजी का। एक तो भाव तो है ही है कि आपने किस भाव से गुरुजी का ध्यान करके, गुरुजी का मंत्र जाप मन में करके या जैसे भी करके या लगा के चाय प्रसाद बनाया या फिर ये चीज़ डाली है, तो उससे वो सारा जो है वो चाय नहीं, चाय प्रसाद बन जाता है। तो एक तो ये था। दूसरा जो मैंने बताया, जो गुरुजी जो भी खाते थे, जो भी उनका रूटीन रहता था, रात को जो खाना खाते थे, फिर जो वहाँ संगत का खाना बनता था पंचकूला में, जो संगत का खाना बना के लाते थे। एक विमल अंकल थे, विमल आगे क्या था, विमल कपूर अंकल थे वो, और ताया जी उनके बड़े भाई, उनको हम सब ताया जी बोलते थे क्योंकि गुरुजी भी ताया जी बोलते थे। ये चंडीगढ़ में रहते थे, सिंपल सी फैमिली थी बड़ी, पर सेवा कोई जरूरी नहीं कि उन लोगों को मिले, सेवा तो जिसके भाग में होती है उसको मिलती है। वो और उसकी वाइफ या वो ताया जी और ताई जी, ये दो फैमिलीज थी, दोनों भाई और दोनों देवरानी जिठानी थी। ये बना के लाती थी, फिर जो वो बना के लाती थी उसमें से भी गुरुजी थोड़ा सा जरूर टेस्ट करते थे। तो ये था गुरुजी का जो भी खाने का रूटीन, मोटा मोटी मैं आपको बता रही हूँ। बाकी शाम को चले जाते थे, वॉक पे चले जाते थे,
लेक पे जाते थे, चंडीगढ़ में थे तो लेक पे जाते थे, फिर एम्पायर स्टेट आए तो फिर ये MG रोड पे रात को घूमते थे। तब कोई ट्रैफिक नहीं होता था, गुड़गांव अभी बना ही नहीं था, तो अब तो यहाँ पे आप वॉक नहीं कर सकते, तब रात के 1-1 बजे वॉक करते थे। तो चंडीगढ़ में जब वॉक करने जाते थे तो वहाँ पे अगर बरसात का मौसम जैसे अभी शुरू हो गया थोड़ा सा, तो ज़मीन पे वो जो भुट्टे वाले ऐसे ऐसे भूंडे होते थे तो खड़े कर लेते थे, मेरे को कहते थे चल भुट्टे बनवा। तो फिर भुट्टा बना के खुद भी खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, या कोई और है वो भी खा रहे हैं। तो फिर उनको एक बड़ा शौक था जो मैं चंडीगढ़ में उनके साथ कभी कभी वो कहते थे चल गाड़ी निकाल। अगर कुछ संगत को आइडिया है या नहीं है, गुरुजी ने मेरे से बहुत ड्राइविंग करवाई हुई है, मैं काफ़ी बार बता भी चुकी हूँ। चल गाड़ी निकाल, गाड़ी निकालते फिर वो जाते थे सेक्टर 23 में। ये आज चंडीगढ़ वाली संगत तो बहुत खुश हो रही होगी, और ज़रूर सारे लोग वहीं पे भुट्टा खाने भी जाएंगे लेक पे, और 23 सेक्टर में वो जो गोलगप्पे वाला आज भी वो है, वहाँ पे गोलगप्पे खाने जाते थे। खुद तो 2 ही खाते थे और बाकी जो संगत होती थी उनको खूब मतलब दिल से खिलाते थे। सो ये चीज़ें गुरुजी की बड़ी फेवरेट चीज़ें और फेवरेट प्लेसेस। फिर यहाँ दिल्ली आ गए तो दिल्ली में एक ब्रिस्टल होटल था, तब एक ही होटल था गुड़गांव में, मतलब गुड़गांव के बॉर्डर पे। वहाँ चले जाते थे रात को, छत पे रूफ टॉप पे उनके कुछ संगत को लेके सैंडविचेस खाने। फिर उसके बाद तो ITC मौर्या में कभी चले गए, कभी हाइट में चले गए। वो तो सब दिल्ली की बाद में शुरू हो गई कि उनको लगता था शायद दिल्ली की संगत को थोड़ा सिर्फ ये समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद और या दाल रोटी खिलाने की बजाय चल थोड़ी चेंज हो जाएगी। या मे भी गुरुजी को कभी कभी हमको लगता था, खुद भी अच्छा लगता था कि निकलें। वो खुद चाहते थे कि मतलब जैसे वो गद्दी पे बैठे हैं तब तो वो साक्षात भगवान का रूप होते थे। वो तो हम सबको समझ आने लगी थी काफ़ी साल उनके साथ रह के। फिर उनके बाद उनको भी एक स्टेज के बाद ना मेरे को लगता है जैसे उनको लगता था कि मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह घूमूं। तो वो क्या करते थे, फिर अपने चोले से निकल के अपने शॉर्ट्स पहने, ये पहने, गाड़ी में गए, फिर वो मतलब हंसना खेलना वो सारे उसमें आ जाते थे। तो हमको भी अच्छा लगता था, पर मेरे को लगता है गुरुजी को भी वो चीज़ अच्छी लगती थी कि शायद चलो बहुत ज़्यादा मतलब दूसरों का कल्याण करते, दूसरों को ब्लेस करते, या उनके अंदर जो इतनी खुद एनर्जीज पैदा होती थी, हम देख रहे होते थे वो फ्लो कर रही है। मैं एम्पायर स्टेट की बात करती हूँ, हम लोग फील करते थे कि वो गद्दी पे बैठे हैं और उनके ना ऐसे फराटे आ रहे हैं, खुशबू आ रही है, कभी इधर आ रही है, कभी उधर जा रही है, कभी उधर। तो जिस जिसके ऊपर उनकी नज़र जाती थी तो वो चीज़ भी देखो ना कितना हमको नहीं पता वो भगवान कितनी उनमें थी। आज तो खैर उनका अनलिमिटेड है, तब जब वो इंसानी रूप में थे तो शायद उनको थोड़ा सा कभी कभी लगता था कि वो भी इससे निकल के एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह छोटी छोटी खुशियों को गुरुजी एंजॉय करते थे, जो हमने देखा या हमने फील किया। बाकी तो वो उनकी तो वही जाने, वो तो हम कुछ नहीं सकते। थोड़ा बहुत जो मतलब अपना दिमाग लगाना तो नहीं चाहिए था, पर लगा रहे होते थे भी आज गुरुजी को अच्छा लग रहा है, घूमना अच्छा लग रहा है, गोलगप्पे खाने अच्छे लग रहे हैं, चलो गुरुजी को ये अच्छा लग रहा है। फिर हम भी कह देते गुरुजी चलें, फिर गुरुजी को लगता था, स्माइल कर देते थे, चलते हैं, निकाल फिर गाड़ी। मतलब ऐसे ही उनकी छोटे छोटे एक्शन होते थे। पर चलो ये तो गुरुजी का खाना पीने का तो तकरीबन हो ही गया। अब रेसिपीज़ की अगर कोई जानना चाहे तो सिंपल है, अगर फ्रूट है तो फ्रूट चाट जैसे बनती है, स्प्राउट्स का मैंने बता दिया। हाँ, एक जो चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जैसे लोग, क्योंकि गुरुजी बीच बीच में सत्संग भी करवा रहे हैं कि लोग जो नवरात्रे होते हैं तो लोग लहसुन प्याज छोड़ देते हैं काफ़ी घरों में। यहाँ पे भी इवन संगत में मैं देखती हूँ वो कहते हैं जी आजकल ना हम लहसुन प्याज नहीं खाते, हमारे में खाना जो है ना वो बिना लहसुन प्याज के बन रहा है, माता के नवरात्रे हैं। गुरुजी ने कभी इस चीज़ का व्यायाम नहीं किया। हम तो खूब लहसुन डाल डाल के गुरुजी का लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, ये तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक जूस बना के हर चीज़ में डालते थे, स्पेशली सूप में। जो मैं बोल रही हूँ ना, एक चीज़ मेरे को जो बताई गई थी कि सूप में ये चीज़ डाल दो तो उसका फ्लेवर बहुत एनहांस हो जाता है या बहुत अच्छा हो जाता है।
फिर हमको लगे गार्लिक तो हेल्दी भी होता है, गुरु जी को भी तो हेल्दी चीज़ें खिलानी चाहिए ना हमको, तो हम इन चीज़ों का यूज़ करते थे। फिर क्या होता था, अच्छा मैं उस बात में आ रही हूँ कि जो लोग कहते हैं जी हम आजकल लहसुन प्याज नहीं खाते, नवरात्रों में नहीं खाते, गुरु जी ने तो कभी वहम नहीं किया। गुरु जी के तो हर खाने में लहसुन प्याज होता था, अदरक होता था, हरी मिर्च होती थी। सो ये भी एक गुरु जी शायद आज मेरे इस सत्संग में कुछ लोगों को कन्वे कर रहे हैं। फिर भी हम किसी के लिए कोई चीज़ बाइंडिंग नहीं रखना चाहते। हम गुरु जी के फॉलोवर हैं, गुरु जी की संगत हैं, हम किसी के ऊपर कोई चीज़ नहीं डिक्टेट करते। स्पेशली मेरे तो सिस्टम में नहीं है कि मैं एक भी किसी संगत को बोलूं कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो। मैं सिर्फ वही बता रही हूँ जो हमने गुरु जी के साथ किया, जो उन्होंने करवाया, जो हमारे को दिखाया, जो हमको समझाया। आई पुट फॉरवर्ड एज सच। बाकी हम किसी को कुछ नहीं बोलते। अब देखो, खाने की तो काफ़ी बात हो गई, और कुछ खास तो खाने के बारे में मेरे को बताने को है नहीं। हाँ, एक और चीज़ गुरु जी को बड़ी पसंद थी, आलू बड़ियाँ। बहुत शौक से कई बार कहते थे आलू बड़ियाँ बना के लाना। उसमें क्या, हम लोग फिर अमृतसर से स्पेशली आलू बड़ियाँ बुलाते थे, जो अमृतसर की। मैं तो वैसे ही अमृतसर की हूँ, तो मेरे लिए तो बड़ा आसान था, वहाँ से कोई भी भेज देता था। तो आलू बड़ियाँ की सब्ज़ी बनती थी, खूब मसाला वगैरह पतली पतली बना के। अच्छा, फिर एक और चीज़ थी, मैं आपको बताती हूँ, मेरे को अभी अभी याद आ रही है। हम क्या करते थे अपनी तरफ से गुरु जी का बहुत प्यार जताने के लिए ना, एक बड़ा सी वो थाली होती थी उनकी, जो भी स्टील की था, चांदी की तो तब नहीं थी मेरा ख्याल है, स्टील की थाली रखी होती थी गुरु जी की, बड़ी स्टाइलिश ये वो करके। तो उसमें कटोरियाँ लगा के ना, तो खाना लेके जाते थे कवर करके, और अपनी तरफ से कटोरियों में ना ज़्यादा भर देना कि चल गुरु जी ना इसी बहाने खा लेंगे। होता है ना, जैसे कभी कभी हम लोग सोचते हैं, हम लोग ना गुरु जी की माँ बनने की कोशिश कर रहे थे कि चल जैसे बच्चे को 4 रोटी रखेंगे तो 2 तो खा ही लेगा, 3 तो खा ही लेगा। तो गुरु जी भी ऐसे थे ना, गुरु जी को अच्छा नहीं लगता था कि कटोरियाँ भरी हुई हों, तो वो क्या करते थे, और कटोरियाँ बनाते थे, सारी आधी आधी कर देते थे। फिर उससे थोड़ा सा सेल्फिश भी कह लो या कुछ कह लो, उसको होता था चल ए तू खा ले, एक कोई और बैठा, चल ए तू खा ले, चल। वो सबको मिलता था, पर मेरे को लगता था कि गुरु जी को ना थोड़ा ज़्यादा खाना चाहिए। गुरु जी तो एक रोटी ऐसे हाथ में उठानी, थोड़ी थोड़ी सब्जी लगानी, खानी, बस। बाकी बस 2-2 चम्मच सब्जी खानी, एक आध खानी, दूसरी नहीं खानी। तो हम अपनी तरफ से गुरु जी का खूब खाना मतलब भर के ले जाते थे। डांट भी पड़ती थी, रोज पड़ती थी, पर फिर भी हम ऐसे ही करते थे। हमको लगता था चलो क्या पता गुरु जी को कोई चीज़ किस दिन बहुत अच्छी लगे तो वो पूरा खा लें। ये सब भाव की बातें हैं, मैं कोई इसमें अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं अपने भाव एक्सप्रेस कर रही हूँ कि ये हम सोचते थे, और गुरु जी शायद इस चीज़ को समझते थे, इसीलिए उन्होंने मतलब ये सेवा दी। आज भी जिस जिसको जो सेवा दी है, कोई भी किसी तरह की भी सेवा, ये भी सेवा ही है जो वासन अंकल भी कर रहे हैं, तो ये गुरुजी ने दी है। कोई सोचे जी वासन अंकल को क्या इंटरेस्ट है, या मेरे को आज ये बताने में क्या इंटरेस्ट है, ये सेवा गुरुजी देते हैं, और हम उन्हीं के हुक्म से बोलते हैं, उन्हीं के हुक्म से करते हैं। इतने साल मैंने ये चीज़ कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे किसी इंडिविजुअल को शायद बता दी हो तो बता दी हो, मेरे को इतने लोगों ने बोला जी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, आप लिख के दे दो, आप ये कर दो। मेरे को लगता था क्या गुरुजी के खाने को हम लोग कोट करें, गुरुजी के खाने की। पर अब लगता है कि शायद चलो इसमें से कोई चीज़ किसी का मन करे गुरुजी के हिसाब से बना के खा ले, और खाते खाते ही गुरुजी को याद कर ले। ये भी एक किस्म का मेडिटेशन ही होगा, ये भी गुरुजी को प्यार, हमारा गुरुजी के लिए प्यार, या उनको याद करने का तरीका। या हम तो इमोशनल भी हो जाते हैं, गुरु जी की कोई फेवरेट चीज़ सामने आती, अभी जामुन का सीज़न शुरू हो रहा है इंडिया में, अभी ज़्यादा आए नहीं हैं, पर एक आध जगह मेरे को नज़र आता है, तो साथ ही गुरु जी याद आ जाते हैं। गुरु जी को जामुन बड़े पसंद थे। तो अब ये कोई ना तो ये कोई सत्संग है, ना कोई ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है, बट ये गुरु जी हमारे कोई बड़ा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। वो नहीं एक्सपेक्ट करते कि मैं ये ज़रूर, मैं दरबार से जाती हूँ मेरी खुशी है, मैं फूल से जाती हूँ मेरी खुशी है। गुरुजी तो उस भाव से देखते हो, मैं इस कमरे में कैसे आती हूँ, मैं गुरुजी को मिलने कैसे आती हूँ, मैं मन में क्या लेके आती हूँ।
ये है हमारे गुरु जी। तो वो तो साक्षात भगवान है, अब तो शायद किसी को ये बताने की जरूरत भी नहीं है। अब अंकल जी ने बोला था 45 मिनट्स तो मिनिमम करेंगे, अभी तो हाफ एन आवर हुआ है। तो कोई सत्संग हम शेयर कर सकते हैं, कौन सा सत्संग शेयर कर सकते हैं अंकल? अगर आपका कोई मन है कोई चीज़ सुनने का तो आप बता दीजिए, या आप कहो तो मैं थोड़ा सा अपनी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। किरण जी, वो गुरु जी महाराज आपकी फैक्ट्री में गए थे रुद्रपुर में। हाँ जी, थोड़ा उसके बारे में संगत को बताइए। अच्छा, उसके बारे में संगत को जरा बता दीजिए। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा अंकल, वैसे बाय द वे टाइम लिमिट कोई नहीं है, बेटा था वो चला गया, मैंने बोल दिया। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलो, वासन अंकल ने जैसे बोला है कि हालांकि हम लोग सोचते हैं कि बड़ा छोटा सा सत्संग है, पर मेरे ख्याल में वो छोटा तो कुछ भी नहीं है। जो गुरु जी का आदेश है वो कभी भी छोटा नहीं होता, उसके पीछे तो बहुत एक, आप तो क्या बोले, जनरेशन्स का ब्लेसिंग है। वो ऐसे है कि हम लोग जब गुरु जी के गए चंडीगढ़, 90 नहीं, चंडीगढ़ रहते थे और गए हम जलंधर, 95 की बात है। तो तब थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग तब ट्रेडिंग में काम करते थे, कोई इंडस्ट्री हमारी थी नहीं और ना हमारा विचार भी नहीं था। विचार अगर था भी तो हम लोग सोचते थे भी इतना अच्छा काम चल रहा है, और ट्रेडिंग थी, दुबई में ऑफिस था, कुवैत में था, सारी जगह हम लोग घूमते थे। खूब गुरुजी की मेहर थी, कोई कमी नहीं थी। इसलिए हमने सोचा कि चलो, मतलब क्या ज़रूरत है। पर वही बात है ना, गुरुजी ने शायद हमारे लिए कुछ और लिखा हुआ था, और उनका लिखा तो कोई मिटा नहीं सकता। ना उनका बोला हुआ पत्थर की लकीर है और ना उनका किया हुआ कुछ जो है वो आपके कभी अगेंस्ट हो सकता है। वो जो भी किया, जो भी आज वो आपके मन में डालते हैं, आपसे करवाते हैं, वो उसमें आपका ही कल्याण है। ये भी हमको भी ये चीज़ बाद में समझ आई है, बहुत बाद में, और शायद अभी भी पूरी नहीं आई। उसमें ऐसे था कि फिर हम जब जलंधर गए गुरुजी को मिलने के लिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ जो बताऊंगी, मेरा बहुत मन कर रहा है बोलने को, कि मेरा नाम किरण मरवाहा सूद है। मरवाहा इज़ माई मेडन नेम, सूद इज़ माई हस्बैंड्स नेम। अब जब मैं गुरुजी को पहली बार अंदर मिलने गई, गुरुजी के हॉल में एंटर करी, जो 300 डिफेंस कॉलोनी जलंधर मंदिर का एड्रेस है, मैंने एंटर करी तो गुरुजी ने बोला आ गई मायर आंटी। अब ये मायर का तो कोई मेरे को मुँह से नहीं पता था, मरवाहा पता है और सूद पता है। अब मायर आंटी बोला, पर हम भी अंदर एंटर किए थे, पहली बार मिले थे। एक तो हम देख के इतने हैरान हो गए, इतने यंग गुरुजी, इतने हैंडसम गुरुजी, हमारी ऑलमोस्ट सिमिलर सी एज थी, एक आध साल ऊपर नीचे। मेरे को बोलते थे हम बराबर उम्र के हैं। सो आज अगर गुरुजी होते तो मैं 70 की हो रही हूँ, तो वो भी इसके आसपास ही होते। चलो, वो तो पता नहीं अब कहाँ दुनिया में, पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, कहाँ कहाँ बैठे हैं। अब जब उन्होंने मेरे को मायर आंटी बोला तो हम बैठ तो गए चुप करके, मेरे हस्बैंड थे साथ में, हम बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने बुलाया, खिलाते रहे, पिलाते रहे। मतलब रात के 12, साढ़े 12, 1 बजे छुट्टी दी, दोपहर के 2:30 बजे के बैठे हुए, रात के 12, 1 बजे छुट्टी दी, और कहा, हमको बता दिया गया था भी अपने आप वहाँ नहीं उठना, जब गुरुजी आज्ञा देते हैं तभी उठना है। तो पहली बार गए थे, उठ के गाड़ी में बैठे तो एक चीज़ तो समझ आ गई कि आंटी बोल रहे हैं, आंटी, लेडीज़ को आंटी और जेंट्स को अंकल बोल रहे हैं। वो भी मैं, अगर आप कहोगे तो बाद में एक कोई संगत को एंग्जाइटी होती है ये आंटी अंकल क्या है, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। वो क्या हुआ कि जब हम दोबारा वापस गाड़ी में बैठे, आज्ञा मिली, तो मैंने अपने हस्बैंड को पूछा, जी ये सब कुछ ठीक है, ये मायर क्यों बोल रहे हैं हमको, मायर आंटी क्यों बोला? तो वो कहते, अच्छा तेरे को नहीं पता हम मायर हैं? मैंने कहा मायर कैसे हैं, हम तो सूद हैं। वो कहते नहीं नहीं, मेरी जो तीसरी चौथी पिछली जनरेशन थी वो ना मायर लिखती थी, हम वैसे सूद हैं पर हमारी जो सब कास्ट है ना वो मायर है। तो मैंने कहा 14 साल 15 साल हमारी शादी को हो गए हैं, आज तक ये वर्ड आपने यूज़ नहीं किया, मेरे को पता नहीं है, ये गुरुजी को कैसे पता? तो ये जो चीज़ें वो छोटी छोटी हमको छूटते ही बता रहे थे ना, इसके पीछे भी एक फंडा था, क्योंकि हम बड़े अनमने मन से गए थे और उनको लगता था कि कुछ चीज़ें मैं इसको बताऊंगा तो शायद दोबारा फिर ही आएगी, नहीं तो ये नहीं आएगी, मेरे को जो लगता है। तो अब ये मायर वाली बात तो किसी को भी नहीं पता थी, मेरे को नहीं पता थी, मेरे हस्बैंड को पता थी, वो भी बड़े छोटे छोटे थे, उनका दादा परदादा लिखते थे, वो भी भूल भुला गए थे। तो ये गुरुजी ने याद करा दिया।
चलो एक तो ये बात हुई। फिर हम 2 महीने हुए थे इधर, 2 महीने हुए थे गए हुए, तो हम वो जो छोटा सा हॉल है, बाहर लॉबी सी बनी हुई है जो जलंधर मंदिर में, वहाँ बैठे हुए थे। गुरुजी ना ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे इधर से इधर, और थोड़ी देर के बाद हम मियाँ भी बैठे थे हमारे पास, आके खड़े हो गए। कहते सूद अंकल तू ना उदयपुर फैक्ट्री लगा ले, फर्टिलाइजर की फैक्ट्री लगा ले। अभी मैं दिल में सोचूं कि चंगा भला काम है, अच्छा भला, गुरुजी को पता है। वर्चुअली पूछो तो उस टाइम हम लोग तो लोग कितनी बात कर रहे हैं 92 की, 92 से हमारा बिजनेस था। 95 में हम गुरुजी के पास गए। एंड वर्चुअली जितना भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग में होता है सारी डॉलर्स में इनकम होती है, तो इंडिया आके तो बड़े पैसे हो जाते थे, कोई कमी नहीं थी। तो मेरे को लगा भी क्या ज़रूरत है। फिर मैंने ज़रूर गुरुजी को इस चीज़ से कोशिश करी, टोका कह लो कि गुरुजी सब कुछ तो आपका दिया हुआ है। तो सूद अंकल तो पहले ही नहीं यहाँ रहते, वो पहले कभी एक कंट्री में था, अब इतने मोबाइल भी इतने कॉमन नहीं थे। तो कॉमन क्या नहीं थे, मेरे ख्याल थे ही नहीं। 98 में कुछ 95 के बाद ही जो है वो आए हैं ये मोबाइल वगैरह भी। तो क्या था, इधर हो जाओ, वो मोबाइल भी बाद में ही आए। तो मैंने कहा गुरुजी पहले ही इनका पता नहीं लगता कि ये कौन से कंट्री में बैठे हैं, और मैं तो पहले ही ढूंढती रहती हूँ, परेशान रहती हूँ, अकेले बच्चों को संभालती हूँ, इन लॉज भी मेरे लुधियाना में रहते हैं। तो और ये फैक्ट्री लग जाएगी तो एक नया वो खुल जाएगा स्टेशन, तो ये तो मेरे को बिल्कुल ही नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि थोड़ी परेशान तो मैं थी भी, अकेले बच्चों को देखना पड़ता था, छोटे छोटे बच्चे। एनीवे गुरुजी ने तो बड़ी जोर से डांट मारी। कहते ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, चौथी बारी नहीं करते, जड़ा मान ले, जड़ा ना मने और ना मने। ऐसे ही उन्होंने मेरे को बोला। एक तो बड़े लोगों के सामने बोलते थे और मैंने तो आराम से बात करी थी, उन्होंने इतनी जोर से बोला। थोड़ा फील भी होता था शुरू में, बाद में तो खैर वो भी होना बंद हो गया था। तो जब उन्होंने कहा गुरुओं की मेहर होती है, फिर उस चीज़ से आदमी थोड़ा डर भी जाता है भी, महापुरुष है तो संती है ना, कह रहे हैं तो चलो चुप कर गए। खैर गुरुजी ने का आज्ञा थी तो सूद अंकल ने बनाया प्रोग्राम, चले गए उदयपुर। दिल्ली तो में ऑफिस थे हमारे, दिल्ली में थे, दिल्ली से ही उदयपुर जाया जाता था, फ्लाइट वहीं से चलती थी। तो उदयपुर गए और मानो संगत जी आप, इतनी मतलब छोटी बात है और छोटी नहीं भी है, वहाँ गए तो कोई जगह देखनी शुरू करी तो पता लगा कि एक ऑलरेडी कंपनी वहाँ बनी हुई है जिसका नाम आज भी वही है, सेम, साधना फॉस्फेट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की वो कंपनी बनी हुई है। किसी और ने बनाई थी, कोई मिस्टर S.G. शर्मा थे, गांधी जी के साथ फ्रीडम फाइटर रहे थे। ही डाइड एट द एज ऑफ 100 एंड सम, काफ़ी लेट। उन्होंने बनाई थी, लैंड अलॉट कराई थी, कंपनी बनाई थी और सेम फर्टिलाइज़र के लिए बनाई थी। बाद में उन्होंने आइडिया ड्रॉप कर दिया क्योंकि उनका लड़का माना नहीं, तो वो फॉर सेल थी, वो कंपनी फॉर सेल थी जिसमें लैंड भी अलॉटेड थी। अब गुरुजी को तो पता था कि मैं इतना चूंचा कर रही हूँ, इसको क्या पता कि मैंने तो इनके लिए रेडी रखा हुआ है। तो वही हुआ, हस्बैंड गए, उन्होंने बातचीत करी, उन्होंने कहा जी ये कंपनी सेल में है, फर्टिलाइज़र के कुछ उसमें लाइसेंस वगैरह जो होते थे उसी चीज़ के लिए अलॉटेड है, तो वही लग सकता है, फर्टिलाइज़र ही लग सकता है प्लांट। तो वो मिल गई हमको, बस ऐसे ही फैक्ट्री लग गई। चलो फैक्ट्री क्या लगनी थी, जब वो आए तो ले लिया, खरीद ली हमने, कंपनी खरीद ली, लैंड भी मिल गई, 15-16 एकड़ लैंड है उसमें, वही सेम जो अभी यहाँ भी चल रही है। लैंड भी थी, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से लैंड अलॉटेड थी, ये था वो था जो भी था। तो जब हमने ले ली तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी, कहते जाओ भूमि पूजन करके आओ। तो मैंने कहा गुरुजी आप भी चलो ना प्लीज़। तो कहते तू ना तुसी जाओ भूमि पूजन कराओ, जब ਤੁਹਾਡਾ वो की होएगा इनॉग्रेशन होएगा ना, फिर आप चलांगे, पूरी संगत लैके चलांगे, पूरा लाम लश्कर लेके जावांगे, ऐसे कुछ वर्ड यूज़ किए। तो मैंने दिल में सोचा कि गुरुजी ने टाल दिया,
चलो कोई नहीं, हम भी गुरुजी की छोटी फ़ोटो लेके चले गए। वहाँ रखी, ज़मीन पे ही पूजा थी, पंडित जी थे, पूजा रखी। आज भी वो सारी फ़ोटोज़ है मेरे पास। तो फ़ोटो रखी, इतनी झाड़ियाँ थी वहाँ कांटे वाली, थोड़ी झाड़ियाँ साफ़ करा के, क्योंकि राजस्थान है, रेगिस्तान पूरा, तो इवन मतलब दरियों के नीचे से भी कांटे चुभ रहे थे बैठे हुए पूजा करते। बोला ऐसी जगह, जंगल बियाबान बिल्कुल। अब हो गई, चलो। उसमें मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगी, गुरुजी ने मेरे को 5 ब्रिक्स दी, 5 ईंटें। मतलब ईंटें जो प्रॉपर ब्रिक्स होती हैं, अच्छी 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 खासी मोटी, नॉट टाइल्स, ब्रिक्स। मैनू कहते 5 ईंटा ले आई, एक सप ते सपनी का जोड़ा ले आई सिल्वर का, ਤੇ मैं तेन ब्लैस करके दूंगा, तुसी ना ਉਹਦੀ फाउंडेशन च पा दियो। मैं ले गई, एम्पायर स्टेट में बैठे थे गुरुजी। नहीं, कहाँ की बात है, ये बात है, हाँ, गुरुजी तब आ गए थे यहाँ, दिल्ली आ गए थे। मतलब जलंधर उन्होंने आइडिया था, जब तक हमने खरीदा, फिर गुरुजी चंडीगढ़ आ गए, फिर अंकल जाते रहे, वो सारी डील्स वगैरह करते रहे। जब ये शुरू हुआ, जब ये शुरू होनी थी इसकी भूमि पूजन, तब तक गुरुजी दिल्ली आ गए थे। तब उन्होंने मेरे को दिल्ली, हमको भी दिल्ली बुला लिया था, हम भी दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। तो दिल्ली इन्होंने बोला तू ना 5 ईंटें लेके आना और एक सांप सपनी का ना जोड़ा लेके आना चांदी का, मैं ब्लेस कर दूंगा। अब आप मानो कि मैं ईंटें भी ले गई, अच्छी खासी बड़ी बड़ी। गुरुजी ने कुछ पता नहीं क्या उसके ऊपर मंत्र पढ़ा कि क्या किया, और वो सांप सपनी भी हाथ में रख के मेरे को कहते ये ना फाउंडेशन में डाल देना। मैं, आप मानो, देखो संगत जी कितनी बड़ी बात है। मैं वो अपने हैंड कैरिज में जो कैबिन बैगेज होता है उसमें 5 ईंटें रख के सिक्योरिटी से निकाल के ले गई, ऊपर जहाज में रख के ले गई। किसी ने मेरे को रोका नहीं, किसी ने, सिक्योरिटी ने ये भी नहीं पूछा कि भैया कपड़े हैं, सब कुछ है, ये ईंटें क्या करने लेके जा रहे हो, और हम तो प्लेन में अलाउ नहीं करेंगे। अब ये गुरुजी की, बाद में हमको पता लगा कि अगर गुरुजी कोई चीज़ चाहते थे कि ये किसी को ना नज़र आए तो वो नहीं आ सकती थी। आज भी वो उनमें इतना है कि अगर जो गुरुजी ने दुनिया को दिखाना है वो दिखाना है, जो नहीं दिखाना वो मेरे सामने, मेरी आंखों के आगे से पर्दा डाल देना है उन्होंने। ये हमने गुरुजी के साथ काफ़ी चीज़ों में देखा। तो वो 5 ईंटें की आज भी मेरे पास फ़ोटो है, मैं कभी वो डालूंगी ग्रुप पे। तो इतनी देर तो मेरा मन नहीं करता था, ये बड़ी लगता था बड़ी पर्सनल चीज़ें हैं, बड़ी लोग क्या सोचेंगे, संगत क्या सोचेगी, आंटी क्या बताना चाह रही है, क्या करना चाह रही है। पर अब मेरे को लगता है ये तो बहुत बड़ी बात थी, ये तो बहुत बड़ा सत्संग है। खैर वो ईंटें हमने डाली फाउंडेशन में, सांप सपनी का जोड़ा था सिल्वर का छोटा सा, वो डाला, तो वही फैक्ट्री लगी। फिर गुरुजी 9 अप्रैल 1998 को गए उदयपुर। पूरा एक प्लेन जो था चार्टर प्लेन हुआ, उसमें सारे डिग्नेटरीज। उस टाइम भी लोग इतना, मतलब एयर ट्रैवल को सेफ नहीं समझा जाता था। कहते थे ये एक प्लेन में इतने सारे, उसमें ब्यूरोक्रेट्स थे, जजेस थे, मतलब आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, कितनी तरह के डिग्नेटरीज, वो एक प्लेन गया था। और सब लोग सोचते थे कि कभी भी इतने सारे मतलब वीआईपीज को एक बार इकट्ठा ट्रैवल नहीं करना चाहिए, पर गुरुजी थे तो क्या होना था। वो गया, फिर पूरी एक शताब्दी ट्रेन बुक हुई बाकी संगत के लिए, हम भी ट्रेन में ही गए। जिसको प्लेन की आज्ञा थी वो प्लेन में गए, और जिनको हमको बोला कि ट्रेन में जाना है तो हम ट्रेन में गए। पूरी शताब्दी अजमेर तक गई। अजमेर के आगे ऑफ कोर्स गुरुजी ने, मतलब जो हमारे एक डायरेक्टर थे उस टाइम, अब तो नहीं है, गुरुजी के भगत कर्नल वर्मा, उनको मैं ज़रूर रेफ़र करना चाहूँगी। उनकी हमारी कंपनी में बहुत कंट्रीब्यूशन रही। वो आर्मी में कर्नल थे, जलंधर में पोस्टेड थे, जलंधर मंदिर में वो सेवा करते थे। उनकी वाइफ भी गुरुजी का खाना बहुत बनाया, अनीता वर्मा आंटी, जो आज भी हैं। उनका बेटा है राकेश वर्मा, वो आज भी दिल्ली में है, कनाडा चले गए थे, अब यहाँ पे हैं। उन्होंने भी बहुत सेवा थी। उनको गुरुजी ने बोला था कि कर्नल बीपी वर्मा, बच्चन प्रसाद वर्मा था उनका नाम, कह रहे तू ना आर्मी की नौकरी छोड़ के आंटी की कंपनी ज्वाइन कर रहा है। और वो इतने, मतलब ऐसी संगत थी वो, उसने आर्मी का कर्नल की नौकरी छोड़ के हमारी कंपनी में जॉब लिया, गुरुजी ने दिलवाया। और
एज ए डायरेक्टर उन्होंने ज्वाइन किया। सारा कुछ जो बाहर की फॉर्मेलिटीज़ थी कंपनी की वो उन्होंने कही, क्योंकि अंकल तो बहुत ऑलरेडी बहुत ट्रैवल करते थे, बहुत बिजी थे, और मेरे तो बच्चे छोटे छोटे थे। फिर मेरे को भी गुरुजी ने कहना शुरू किया तू ऑफिस बैठा कर। उनको पता था ये पुरानी लेक्चरर है, इसको कुछ बिजनेस का नहीं आता, तो मेरे को कहते तू ना ऑफिस बैठा कर। मैं कहा गुरुजी मेरे को तो बिजनेस का कुछ नहीं पता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में कुछ नहीं पता, ये इंडस्ट्री का कुछ नहीं पता। कहते तेरे को क्या ना बस तू ऑफिस बैठा कर। मैं क्या करती थी, जैसे वो डब्बा पैक करके अपना ले जाती थी, अंकल का किया अपना भी किया, वहाँ जाके बैठ गए, खाया पिया, अपना देखते रहे। और देखते 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 मैं सब सीखती गई। आप मानो ये गुरुजी का तरीका था, उन्होंने मेरे को सिखाना था, तो उनको पता था बैठेगी तो सीख जाएगी। मैं बैठ के सब सीखती गई, और फिर अंकल के साथ मैंने सारा काम किया। हमने ट्रेडिंग कंपनी बंद करवा दी गुरुजी ने, इंडस्ट्री में ले आए। फिर आज भी मैं कंपनी में साथ में काम करती हूँ। अब मेरे अंकल की ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं रहती, तो गुरुजी मेरे को तब तैयार कर रहे थे इस चीज़ के लिए कि बेटा वहाँ बैठ के करेगा, तू दिल्ली ऑफिस संभालना है, तेनू पता होना चाहिए तेरे ते एक ही टाइम आने हैं कि तू भी करना है। तो उस टाइम मेरे को गुरुजी ने सारा सिखाया। मेरे को बैठाने का मतलब ऑफिस में ये होता था कि तू ऑफिस में बैठा कर, भी नहीं भी कुछ आंदा कुछ नहीं है तो कोई नहीं, सीख जाएगी। और मैं कुछ थोड़ा बहुत सीख गई जो आज मेरे काम आ रहा है। बड़े छोटे छोटे तरीके थे। मैं एक चीज़ और जो इन सब चीज़ों, आई थिंक सो अंकल ये सत्संग हो गया ना, ये उदयपुर वाला हाँ जी, हो गया जी। हो गया। मैं अब एक चीज़ और आज आपको बताती हूँ जो मैंने आज तक कभी नहीं किसी सत्संग पे शेयर नहीं किया, कि गुरुजी हमको आगे लाइफ के लिए कैसे तैयार करते थे, अभी भी कर रहे होंगे। अभी जो आज की जनरेशन है उनसे गुरुजी सेवा कराते हैं, या उनको कोई डिफ़िकल्टीज दे रहे हैं, या उनको इतना टफ टाइम दे रहे हैं, उनको स्ट्रगल्स दे रहे हैं, उनको धक्के खिला रहे हैं, वो लोग परेशान हो रहे होंगे। पर मैं आज उस जनरेशन को कहना चाहूँगी, अगर वो गुरुजी की शरण में हैं और गुरुजी को वो मन से मानते हैं, तो ये जो सारे स्ट्रगल्स हैं, ये जो सारे उनकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, जो भी उनको दिक्कतें आ रही हैं, गुरुजी उनको फ्यूचर लाइफ के लिए तैयार कर रहे हैं। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि हमने कितनी दिक्कतें देखी, पर जो जो गुरुजी ने सिखाया था, जो जो गुरुजी के साथ रह के उन्होंने हमको, चाहे वो सारी सारी रात जागना था, चाहे वो गर्मी में सर्दी में काम करना था, चाहे वो सब कुछ होते हुए भी अपने हाथ से काम करना था, वो बाद में हमारे बहुत काम आया। उसी चीज़ ने हमको एक दोबारा उस प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया, यहाँ आज हम खड़े हैं। इसलिए कभी भी कोई भी हो, ख़ास तौर पे यंग जनरेशन में जिनमें आज इतनी पेशेंस नहीं है, चाहे वो लड़कियाँ चाहे लड़के हैं, उनको घबराना नहीं चाहिए। गुरुजी की शरण में आ गए हो तो जो आपके साथ हो रहा है वो गुरुजी आपको ट्रेन कर रहे हैं, वो आपको गुरुजी एक रफ एंड टफ बना रहे हैं, ताकि आपके ऊपर आने वाले टाइम में आपको वो चीज़ें लगे कि ये तो कोई था ही नहीं, ये तो हमारे लिए बाएं हाथ का काम है। सो उसमें मैं एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। जब गुरुजी चंडीगढ़ में पंचकूला में थे, तो उन्होंने क्या किया कि उनके एक सबसे बड़े ब्रदर थे जिनकी डेथ हो गई हुई थी, उनकी 2 बेटियां थी, अभी भी हैं, अब तो बड़ी हो गई हैं, मैरिड है, एक तो अमेरिका में है, एक दिल्ली में है, पूनम और ज्योति, अगर किसी ने नाम सुना होगा तो। हुआ क्या कि हमारी एक बेटी और एक बेटा, और ऑफ कोर्स अगर बेटी कॉन्वेंट में पढ़ती है, एक ही बेटी है, फादर की सब लड़कियां परी होती हैं, आपको पता ही है, वो भी थी, बहुत फेवरेट होती है हमारे यहाँ लड़कियाँ, फादर के बहुत नज़दीक होती हैं और बहुत उनकी फेवरेट होती हैं। तो मेरी बेटी भी थी, 14 साल की बेटी थी, 14-15 साल की। अपने कमरा उसका अलग था, बेटे का कमरा अलग था। अब जो गुरुजी ने गांव की वो दोनों लड़कियां जो गांव से डुगरी में थी, पड़ी हुई थी, वो दोनों बेटियां हमारे घर में लेके आए, चंडीगढ़ घर में। खुद पंचकूला में रह रहे हैं, और जानटी के घर में। कहती ये लड़कियां आ रही हैं उत्थों डुगरी तो, इन्हां चो एक नूं ते असीं ना अमेरिका भेजना है। वो दोनों लड़कियां 10-10 क्लास पास डुगरी से, पंजाबी मीडियम में, बिल्कुल उनको दुनिया का नहीं पता, उनको बिल्कुल इतनी बोली बाली सीधी सादी लड़कियां। पहले तो मेरे को समझ नहीं आई कि गुरुजी कह रहे इसनू ना असी बड़े वाली नूं ते असी अमेरिका भेजना है। खैर हमने टोकना तो बंद कर दिया था गुरुजी की कि उनकी बात टोकनी नहीं है।
ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਿव्या। कहते है ना दिव्या के कमरे च रहनगियां दोनों। हालांकि बहुत बड़ा घर है हमारा चंडीगढ़ में, नीचे ऊपर इतने कमरे सब कुछ, पर ये दिव्या के कमरे च रहनगियां। अब हमारी बेटी भी 14-15 साल की लड़की, उसको इतनी ये पता था गुरुजी हैं, मम्मा का बहुत प्यार है, गुरुजी का बहुत प्यार है, बच्चों नाल भी प्यार करते सी, सब कुछ करते सी, पर उसको लगे कि मेरे कमरे में क्यों रहेगी। होता है ना एक बच्चों को, तो आँख का इशारा हमारा चलता था कि गुरुजी का हुक्म है, रहेंगी तो तेरे कमरे में। गुरुजी फिर उसको बोले, हमको बोला करें जी, उसको बोले दिव्या इनको इंग्लिश बोलनी सिखाओ, दिव्या मेरे को बोले इनका ना हेयर कट कराना है, इनको ग्रूमिंग करनी है। उनका मतलब था कि इन लड़कियों की ग्रूमिंग करनी है, तो वो प्रोसेस शुरू हो गया। खैर करते करते होता रहा। फिर जी गुरुजी कहते इन्हों का वोटर कार्ड बनाना है चंडीगढ़ का, ये वो करते, चलो वो बड़ी छोटी बातें हैं। कहने का मतलब ये है कि वो लड़कियां कमरे में रही, बेटी को आदत पड़ी कि किसी के साथ रहना है। वो अपने भाई को कमरे में नहीं घुसने देती थी जब ये लड़कियां रही, क्योंकि गुरुजी की फैमिली से कनेक्टेड थी, तो वो चुप करके उनका सब कुछ कर रही है, जैसे गुरुजी कह रहे हैं कर रही है, कर रही है, कर रही है। आप मानो संगत जी 20 साल की उम्र में गुरुजी ने उसकी शादी करी, उसके घर के आगे उसकी 8 सिस्टर इन लॉ, मतलब रियल 2 जॉइंट फैमिली, 2 कजन्स बुआ की, 2 ताया की, 2 चाचा की, 2 इधर, 8 लड़कियां, और ये सबसे बड़ी हमारी बेटी सबसे बड़ी, खुद 20 साल की, उसके नीचे 8 लड़कियां। गुरुजी ने इसको निभाना सिखाया, गुरुजी ने इसको सिखाया कि किसी के साथ शेयरिंग कैसे करते हैं। गुरुजी किसी के साथ, चाहे वो आपसे डिफरेंट आउटलुक वाला आदमी है, डिफरेंट व्यू पॉइंट वाला आदमी है, चाहे आपका उसके साथ कुछ मैच है कुछ नहीं है, पर आपने सबसे निभाना है, तो उसको निभाना सिखाया। मैं उस टाइम मेरे को कुछ नहीं इस बात का मतलब लगता था, पर जब उसकी शादी हुई, आज उसकी लड़की की शादी 26 साल हो गए, गुरुजी ने ही करी, खुद ही लड़का ढूंढा, खुद ही शादी करी, और जब वो उन सबसे जाके निभा पाई, तो मेरे को लगता है सारा क्रेडिट मैं गुरुजी को दूंगी। गुरुजी ने उसको इस तरह ट्रेन किया कि वो इतने बड़े परिवार में खुद इतनी यंग होते हुए निभा पाई। तो ये एक सत्संग भी नहीं कह सकते, एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपको कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस में रहना पड़ता है जो आपको नहीं अच्छे लग रहे, ये आज की लड़कियों के लिए शायद ज़्यादा मैसेज है, लड़कों के लिए भी है सेम, कि अगर आपके व्यू पॉइंट नहीं मिलते हैं, अगर आपको किसी ऐसे माहौल में काम करना पड़ता है, आप ऐसी मैरिज में आ गए हो, आपका लाइफ पार्टनर के साथ आपका थोड़े बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, थोड़े बहुत करने पड़ते हैं, तो ज़रूर करना सीखो। जिस तरह का माहौल आजकल चल रहा है, बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। ये जो गुरुजी बोलते थे डिवोर्स रेट होंगे, 3 ही चीज़ां बोलते थे, डिवोर्स होंगे, कैंसर की बारिश होएगी, और एक डिप्रेशन, ये 3 वर्ड गुरुजी बोला करते थे, डिप्रेशन, डिवोर्स और कैंसर। कहते थे आने वाले टाइम में ये चीज़ें, और आपके सामने देख लो, हर 10 मैरिजेस में से 6-7 तो डिवोर्स हो रहे हैं। मेरे को बाकी नहीं पता, इंडिया में तो ऐसे ही हो रहा है। सो ये एक चीज़ है जो मैं आज की जनरेशन को बताना, शायद गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला है, जो माहौल चल रहा है। सो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। चलो मैं आज एक और चीज़ आपको बताती हूँ, है तो बड़ा पर्सनल सत्संग, पर अब पर्सनल क्या, अब तो गुरुजी के सत्संग सारे हमारे, जो आज मेरे सन इन लॉ हैं, जो जिससे मेरी बेटी की शादी हुई है, गुरुजी ने करवाई, वो हमारी डिस्टेंट फैमिली में ही थे, हमारे डिस्टेंट रिलेशन में थे चंडीगढ़ से। तो गुरुजी भी चंडीगढ़ में थे, वो फैमिली भी आती थी, मैं तो सारा दिन ही सेवा में रहती थी, मेरी बेटी भी होती थी, बड़े छोटे छोटे थे ये भी। अगर ये 14 साल 15 साल की थी तो वो 17-18 साल का होएगा। खैर हमारी फैमिली थी, तो वो भी गुरुजी के पास बैठे होते थे, हम भी जाते थे। तो जैसे ही उस फैमिली में आना, मैंने बताया ना जॉइंट फैमिली थी, तो वो काफ़ी लोग इकट्ठे होके आते थे, 8-10 लोग तो इकट्ठे होके आते ही थे। तो हमारी तो, मैं, मेरे हस्बैंड और 2 बच्चे, हमारी तो छोटी सी न्यूक्लियर फैमिली थी। तो जब उन्होंने आना, तो गुरुजी ने मेरे को बोलना, ये तेरे रिश्तेदार आए हैं, चल इन्होंने चाह पिला। अब मेरे रिश्तेदार थे, दूर के रिश्तेदार थे, बहुत दूर के, ऐसे भी कुछ नहीं थे मैं सोचूं कि अब गुरुजी ने बोला रिश्तेदार है तो कुछ नहीं, चुप करके चाय वाय पिलानी, जैसे सारी संगत को पिलानी, ऐसे उनको भी पिला देनी।
बाद में क्या हुआ कि हम लोग बेटी की 12th हुई, हम दिल्ली आ गए। बेटे को गुरुजी ने कहा दिल्ली शिफ्ट हो जाओ, हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। बेटी ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। तो जब हम चंडीगढ़ में थे तब हमको थोड़ा सा पता था कि उस लड़के का कहीं कोई अफेयर था, वही लड़का जो आज मेरा सन इन लॉ है। तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि हम अपनी बेटी की बात सोचते, क्योंकि उसका अफेयर था, इतने छोटे छोटे बच्चे थे। हम यहाँ आ गए तो बात खत्म हो गई। बाद में उसका जब रिश्ता हमारे बेटी के लिए आया तो मैंने सीधा ही गुरुजी को पूछना था, उनसे पूछे बिना तो हम करते नहीं थे। मैं कहा गुरुजी वो जो लड़का था ना, वो जो अमन लड़का था, वो जो हमारे दूर के रिश्तेदार, उसका ना रिश्ता आया है हमारी बेटी के लिए। तो कहते होर तेनू की चाहिए। मैं कहा गुरुजी उसका तो कहीं अफेयर था। कहते नहीं नहीं नहीं, वो तो खत्म हो गया, वो तो तभी खत्म हो गया था, वो तो सब खत्म है, तू कर ना, बिना सोचे समझे कर। फिर उसी के साथ हमारी बेटी की शादी हुई। फिर मेरे को बाद में बड़े सालों बाद याद आया कि वो जब चंडीगढ़ में आते थे, पंचकूला में, वो पंचकूला में ही रहते हैं, पंचकूला आते थे तो गुरुजी मैंने कहते सी ए तेरे रिश्तेदार आए हैं, तो इन्होंने चाप ला। मतलब गुरुजी को तब भी पता था कि इस लड़के के साथ तुम्हारी बेटी का रिश्ता होना है, ये तेरे रिश्तेदार बनने हैं, ये फैमिली, तो तू अपने रिश्तेदारों में चाप ला। अब ये बात तो ये भी बड़ी छोटी है, पर गुरुजी को उस टाइम भी पता, जबकि हम सारी फैमिली को पता था कि उसका कहीं अफेयर है। और उसने वहाँ रोका रुका भी कराया, बाद में टूट गया ये वो, अल्टीमेटली हमारी बेटी से उसकी शादी हुई जो आज हमारे सन इन लॉ है। सो है तो ये बड़े छोटे छोटे सत्संग, पर ये सारे वो है जो आज तक कभी किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं हुए हैं। सो आई थिंक सो वासन अंकल 12 बज रहे हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत ही डिवाइन संगत शेयरिंग आपकी, गुरु संगत को बहुत ही मैसेजेस मिले हैं। मैं